हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है तुषार। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आपने पहले सुना भी होगा, लेकिन आज उसे डिटेल से स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, कि क्वाड्रिलेटर्स की कितनी टाइप्स होती हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो अब हम क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटर है क्या। तो देखो, जो क्वाड्रिलेटर शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से आया हुआ है। क्वाड्रिलेटर को दो शब्दों में तोड़ा गया है, क्वाड्रा और लेटस। क्वाड्रा का मतलब होता है फोर और लेटस का मतलब होता है साइड्स। इसका मतलब यह है कि क्वाड्रिलेटर वो है जिसकी चार साइड्स हो। अब जिसकी चार साइड्स है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी चारों की चारों साइड जो है वो इक्वल हो, मतलब लेंथ में इक्वल हो। वो अनइक्वल भी हो सकती है, फिर भी वो अपना क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहें, ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटर वो पॉलीगन है जिसकी चार साइड्स होती हैं, चार कॉर्नर होते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो क्वाड्रिलेटर हमारी क्या हो गई? क्वाड्रिलेटर हमारा एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी चार साइड्स होती हैं, और जरूरी नहीं है कि वो चार साइड्स इक्वल हो। ऐसा अलग अलग भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आगे आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ कि क्वाड्रिलेटर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी पॉलीगन वो क्वाड्रिलेटर है क्या नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है, जो क्वाड्रिलेटर है उसकी चार साइड्स मिलेगी। ये मैंने आपको बता ही दिया। अब चार साइड्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उसमें चार ही एंगल्स होंगे और चार ही वर्टिसेस होंगी। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अब साइड में आप देख सकते हैं इसका फिगर है। अब ये क्वाड्रिलेटर है, इसकी हमारी ये चार साइड्स हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, अब जब चार साइड्स है तो इसके क्या है? चार ही एंगल्स हैं। ये एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। चार ही एंगल्स हैं और इसकी चार ही वर्टिसेस हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी। अब चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। क्वाड्रिलेटर कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। क्वाड्रिलेटर रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। अब रेगुलर और इरेगुलर का मतलब समझिए। रेगुलर का मतलब होता है वो क्वाड्रिलेटर जिसकी सारी साइड्स, चार ही साइड्स होती है, मतलब चारों साइड्स और चारों एंगल्स इक्वल हो जाए, वो तो हमारा हो जाता है रेगुलर क्वाड्रिलेटर। इरेगुलर क्वाड्रिलेटर वो हो जाएगा जिसकी एक या दो साइड भी अनइक्वल हो गई, वो हमारा इरेगुलर क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। मतलब दो साइड्स इक्वल होगी, दो साइड्स अनइक्वल होगी, वो हमारा इरेगुलर क्वाड्रिलेटर। जिसकी सारी की सारी साइड्स अलग अलग होगी, वो इक्वल नहीं होगी, तो वो भी हमारा कौन सा हो जाएगा? इरेगुलर क्वाड्रिलेटर। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है। जब भी आपको वर्ड दिख जाए रेगुलर, तो इसका मतलब समझ जाना कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है। अगर सारी साइड्स इक्वल होंगी तो उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। मतलब ये क्वाड्रिलेटर है, उसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटर के अंदर चार एंगल लाई करेंगे, ठीक है, उनका अगर हम सम करते हैं तो हमारा टोटल सम आएगा 360 डिग्री। चाहे वो रेगुलर क्वाड्रिलेटर हो चाहे इरेगुलर क्वाड्रिलेटर हो, मतलब चाहे एक एंगल कुछ और एक एंगल कुछ और हो, चाहे सारे के सारे एंगल सेम हो, तो उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटर के कितने टाइप्स होती है। बेसिकली हमारी क्वाड्रिलेटर की 6 टाइप्स होती हैं, जिसके बारे में आपने सुना भी है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप उसे नोटिस भी करते हैं जगह जगह पर। पहली टाइप है हमारी स्क्वायर, फिर है रेक्टेंगल, तीसरी है पैरेललोग्राम, चौथी है रोम्बस, पांचवी है ट्रेपिजम और छठी है काइट। ये 6 टाइप्स बेसिकली कही जाती है क्वाड्रिलेटर की, और यही होती है। तो आपको इन सभी शेप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम इन्हीं शेप्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या प्रॉपर्टी है जिस कारण ये क्वाड्रिलेटर कही जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज से जानेंगे कि स्क्वायर क्या है। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, इतना आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटर है क्योंकि इसकी चार साइड्स होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है। जैसे ये फिगर है, इस फिगर में ये वाली साइड मान लीजिए हमारा ये ए, बी, सी और डी, ये हमारा स्क्वायर है। तो इसमें क्या होगा? जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी के। बी सी किसके इक्वल होगा? सी डी के। और सी डी किसके इक्वल होगा? डी ए के। इट मीन्स चारों की चारों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाती हैं स्क्वायर के अंदर।
अगला पॉइंट आता है, अगली प्रॉपर्टी है ईच इंटीरियर एंगल मेजर्स 90 डिग्री। स्क्वायर का अगर चारों की चारों साइड्स इक्वल हैं तो चारों एंगल भी इक्वल होंगे, और चारों एंगल जो इक्वल हैं, हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इट मीन स्क्वायर के अंदर ईच एंगल कौन सा होता है? हमारा राइट एंगल। ये बात ध्यान रखना। स्क्वायर के अंदर कभी भी पूछ लिया जाए तो स्क्वायर के अंदर ईच इंटीरियर एंगल होता है 90 डिग्री का। अब आप 90 डिग्री को, ये चार एंगल हो गए 90 डिग्री के, इनका सम करके देख लीजिए 360 डिग्री आएगा। तो चारों के चारों एंगल्स इक्वली डिवाइडेड हैं 90 90 में। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल हैं तो स्क्वायर के सारे एंगल भी इक्वल होंगे, और हर एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। अगला पॉइंट है डायगोनल्स आर इक्वल एंड आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब डायगोनल्स क्या है? ये देखो, ए से लेकर सी तक जो हमने ये लाइन खींची है, ये हमारा डायगोनल है। बी से लेकर डी तक जो है, ये हमारा दूसरा डायगोनल है। अब जो इसके दोनों के दोनों डायगोनल हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, मतलब जो AC है ना, जो AC है वो किसके इक्वल होगा? BD के। डायगोनल इक्वल होते हैं और आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। कैसे? मान लीजिए ये हमारा सेंटर में O पॉइंट है। अब जो डायगोनल हमारा AC है, इसको बाइसेक्ट किया है DB ने, यानी कि BD ने इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या हो गया? जो AO है वो हमारा किसके इक्वल आ गया? OC के। आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो, और DO जो है वो किसके इक्वल आ गया? हमारा OB के। तो इस तरह से जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। अब डायगोनल आपस में इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड करते हैं, लेकिन काटने के बाद जो इनका एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। मतलब यही बात कही है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर का मतलब होता है कि 90 डिग्री पर कट करना। कैसे? ये देखिए, जैसे कि BD ने AC को कट किया इक्वल पार्ट्स में, तो जो एंगल बना वो कौन सा बना? 90 डिग्री का। इधर भी 90 डिग्री का बना, यहाँ भी 90 डिग्री का बना, यहाँ भी 90 डिग्री का बना। तो चार एंगल हमारे कौन कौन से बन गए? 90 डिग्री के। मतलब जो डायगोनल्स आपस में काटेंगे तो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 90 डिग्री के कोण पर उसे काट देंगे। ठीक है। अब अगला पॉइंट आ जाता है, एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट द एंगल्स। कोई भी स्क्वायर होगा वो पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है? पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। अब आगे आप पढ़ोगे कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इससे आप कह सकोगे कि हाँ, ये बात ठीक थी कि स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों है कि स्क्वायर पैरेललोग्राम है? क्योंकि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है, मैंने आपको ये चीज बता दी। और इसके जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं? एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। अब एंगल्स को बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि अब A से लेकर C तक जो डायगोनल बनाया गया है, इसने जो A एंगल पर 90 डिग्री था, इसको इसने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे? मान लीजिए ये एंगल हमारा 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं इक्वली बाइसेक्ट, मतलब बाइसेक्ट कर देते हैं एंगल को स्क्वायर के। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल एंड रोम्बस। स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। ऐसा क्यों है? ये आपको आगे जब उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात ध्यान रखना, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड रोम्बस। एक स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटर है जो लगभग सारे के सारे दूसरे क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर की तरफ। तो हमारा अगला क्वाड्रिलेटर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। रेक्टेंगल की शेप के बारे में भी आपको बचपन से पता है कि क्या होती है। अब ये जान लीजिए कि ये क्वाड्रिलेटर है तो किस तरह से ये क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑल एंगल्स इन रेक्टेंगल आर राइट एंगल्स। रेक्टेंगल के अंदर भी ये चीज सेम है स्क्वायर की तरह कि इसके सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं। अगर सारे एंगल इक्वल हैं तो मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री का है। हर एक एंगल 90 डिग्री का मतलब ये है कि देखो, जो इंटीरियर एंगल का सम मैंने क्या बताया था? 360 डिग्री ये बताया था। अब ये चीज कह दी कि इसके सारे के सारे एंगल इक्वल हैं। चार साइड है तो एंगल भी कितने होंगे? 4 होंगे। तो हर एक एंगल इक्वल है तो कितने डिग्री का हो गया? एक एंगल 90 डिग्री का। इसको 4 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में जो इंटीरियर एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, साथ वाली साइड्स इक्वल नहीं होती। देखो, एक होती है हमारी अपोजिट साइड, एक होती है हमारी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे ए बी सी डी हमारा रेक्टेंगल है, अब इसमें जो ए बी है और बी सी है, ये दोनों साथ साथ लग रही हैं ना साइड्स, तो ये हमारी एडजेसेंट साइड्स है। और एक ए बी है जो कि इक्वल है डी सी के। अब ए बी के सामने वाली साइड कौन सी है? डी सी। ये आमने सामने की साइड है ना, इसलिए अपोजिट साइड्स है। इसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ए बी इक्वल हो जाएगा डी सी के। स्क्वायर में क्या था कि सारी साइड्स आपस में इक्वल थी, ए बी बी सी के भी इक्वल था, ए बी डी सी के भी इक्वल था, ए बी डी ए के भी इक्वल था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ए बी डी सी के इक्वल होगा और ए डी किसके इक्वल होगा? बी सी के। ये चीज ध्यान रखना, इसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अब चीज आती है अगली, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें भी वही चीज सेम है, जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब AC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? BD के। जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं दोनों को आपस में, मतलब दोनों को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद एटलीस्ट वन राइट एंगल। मतलब ये है कि हर एक रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम होती है और उसके पास एक राइट एंगल होना चाहिए, तभी वो रेक्टेंगल है। ठीक है, पैरेललोग्राम में ऐसा जरूरी नहीं होता कि कोई भी एंगल है वो राइट एंगल होना ही चाहिए, लेकिन इसमें क्या कहा है कि एवरी रेक्टेंगल जो होती है वो पैरेललोग्राम होती है। जो रेक्टेंगल होता है वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर देता है, इसीलिए रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होती है। बस फर्क इतना होता है कि रेक्टेंगल के अंदर हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, और ये चीज रेक्टेंगल में होनी जरूरी होती है, इसी करके वो रेक्टेंगल कहलाता है। तो मेनली इसकी जो प्रॉपर्टीज याद रखने की है वो ये याद रखने की, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इंटीरियर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। साइड्स इक्वल नहीं होती सारी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन एंगल सारे इक्वल होते हैं, 90 डिग्री का होता है, और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और आपस में बाइसेक्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है पैरेललोग्राम की। अभी आपने दो क्वाड्रिलेटर में पढ़ा, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। अब पैरेललोग्राम क्या है ये पढ़ लो। देखो, पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम की जो आमने सामने की साइड्स है जैसे ए बी और डी सी, ये इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल का मतलब ये होता है कि अगर हम ए बी पे कोई पॉइंट लेकर परपेंडिकुलर खींचे, परपेंडिकुलर खींचने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए जो कि डी सी तक जाए। ठीक है, एक पॉइंट हमने ये ले लिया और एक पॉइंट कोई और ले लिया, तो मतलब हर एक पॉइंट पे इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, इसीलिए इनकी जो पैरेललोग्राम होती है आमने सामने की साइड्स, उसको पैरेलल कही जाती है। पैरेलल का मतलब होता है कि एवरी पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इक्वल होना। कैसे? ये देखो, जैसे ए बी है, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर मैंने ओ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला जिसने डीसी को कट किया एक्स पर। ठीक है, ऐसे मैंने एक और पॉइंट ले लिया पी और इससे परपेंडिकुलर डाला जिसने फिर से डीसी को कट किया किस पर? क्यू पर। ठीक है, तो अभी क्या, अगर आप ओ एक्स और पी क्यू को अगर हमने परपेंडिकुलर डाला है तो इनको अगर आप मेजर करोगे तो इनकी लेंथ सेम आएगी। तो यही होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पैरेलल का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सेम होना। अगर देखो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इसकी अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। मतलब जो एंगल डी है वो एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल है। इसमें सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, सिर्फ आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एक चीज से याद रख लेना कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है इसकी तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। बस डायगोनल्स जो होते हैं इसके बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि इक्वल। ठीक है, इसके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? जो हमारा डीबी है वो एसी को कट करता है। ठीक है, तो इसको बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि एई जो है हमारा ईसी के इक्वल हो गया, डीई जो है वो हमारा ईबी के इक्वल हो गया। बाइस डायगोनल्स जो होते हैं इसके बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगला आ जाता है डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो उसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब ये होता है कि जिसकी शेप और साइज दोनों की दोनों सेम सेम हो। जैसे कि ये डायगोनल है हमारा AC, इसने जो
दो ट्रायंगल बनाई, वो बनाई ADC और ट्रायंगल बनाई हमारी ABC, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इस तरह से जो ये डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इस तरह से डिवाइड होते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इफ एनी वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री देन ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। अगर पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री का हो गया तो सारे के सारे एंगल्स कौन से हो जाएंगे, 90 डिग्री के। तो तब वो क्या बन जाएगी, हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी। क्योंकि पिछले पॉइंट में हमने बताया कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होती है, लेकिन कब होती है, जब उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और फर्क ये रह जाता है कि वो उसमें 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो ये चीज कही है कि अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री का हो गया तो सारे के सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर है स्टूडेंट्स रोम्बस। अब हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, कि स्क्वायर की तरह रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ईच अदर के। देखो जैसे ये हमारा ABCD रोम्बस है, इसमें ये जो लाइन लगी है इसका मतलब ये है कि हर तरफ सेम लाइन लगी, इसका मतलब है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, ये इसको दर्शाता है। और जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, जैसे AC डायगोनल है और BD डायगोनल है, वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और क्या करते हैं, जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो परपेंडिकुलरली डिवाइड करते हैं, मतलब जो ये एंगल्स बनाते हैं डायगोनल्स आपस में काटने पर वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो ये चीज हमने स्क्वायर में भी पढ़ी थी। आगे आ जाता है, ईच डायगोनल इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बोथ द अपोजिट एंगल्स। मतलब जो हर एक डायगोनल होता है वो क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जाता है। मतलब जैसे DB डायगोनल है, इसने D एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, इक्वल इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो ये चीज कही गई है कि ईच डायगोनल इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बोथ अपोजिट एंगल्स। मतलब जैसे D और B है तो क्या करेगा, डायगोनल इनको एंगल D और B को बाइसेक्ट कर देगा, इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देगा। फिर आ जाता है हमारा एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। कोई भी रोम्बस आ जाए वो पैरेललोग्राम होता है। क्यों? क्योंकि वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, इसीलिए रोम्बस पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या है ये देखिए। ट्रेपीजियम के अंदर सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, एक चीज तो ये याद रखना। और दूसरी चीज ये है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ट्रेपीजियम के अंदर कोई भी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं उनका एक पेयर पैरेलल होगा। मतलब जैसे हमारा AB है और DC है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। DA और CB को आप पैरेलल नहीं कहोगे, क्योंकि एक तो इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये पैरेलल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको ट्रेपीजियम इस शेप का दिख रहा है, तो आपको कभी कभी ट्रेपीजियम ऐसे भी दिख सकता है कि ये वाली साइड्स तो आपस में पैरेलल हो गई और इस तरह से बना दिया जाए। अब हमारा ये ABCD जो है एक ट्रेपीजियम है, इसके अंदर AD जो है वो पैरेलल है BC के, DC जो है AB के पैरेलल भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। ट्रेपीजियम में कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन द सेम रेशियो। जो डायगोनल्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए DB डायगोनल है और एक AC डायगोनल है, वो इसको आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करना मतलब होता है सिर्फ काटना, और बाइसेक्ट करना का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में इस तरह से काटना कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। लेकिन इसमें जो है आपस में इस तरह से काटते हैं, काटने के बाद उनका रेशियो सेम होता है लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं होते। ये चीज ध्यान रखना। एक पॉइंट याद रख लो, सिर्फ जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, किस रेशियो के अंदर, सेम रेशियो में। अगला जाता है, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब सबसे पहले पॉइंट ये आता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये एंगल्स है और एक ये एंगल है, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे कंप्लीट 180 डिग्री ही आएगा एग्जैक्ट। तो सप्लीमेंट्री एंगल ये होते हैं। और एडजेसेंट एंगल का मतलब ये हो गया जो एक ही लाइन पे एंगल बने हुए, जैसे AB हमारी लाइन है, AB हमारी इसकी साइड है, इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल A, और इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है वो हमारा B बन रहा है। तो एक ही लाइन पे दो एंगल बने हैं A और B, तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। आप ऐसे नहीं कहोगे कि A और एंगल C को आप सम करोगे तो 180 डिग्री होगा, ऐसा नहीं है।
सिर्फ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल ए और बी, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल ए और डी ये भी एक लाइन पे बने, ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल डी और सी ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल सी और बी ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। लेकिन एंगल बी और डी अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल ए और सी अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब हमारी लास्ट आ जाती है क्वाड्रिलेटर, काइट। अब हम पढ़ेंगे काइट की प्रॉपर्टीज। काइट थोड़ी सी डिफरेंट शेप है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। काइट में क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। काइट में कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है जो एकदम साथ साथ हो, जैसे एक ए बी है और बी सी है, ये दोनों जो साइड्स हैं हमारी साथ साथ हैं, तो ये इसकी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। और इसी तरह से जो ये दो साइड्स हैं ए डी और डी सी, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगी। लेकिन इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती। जैसे आपने रेक्टेंगल में पढ़ा था, उनके अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम में पढ़ा, उनके अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन काइट में सिर्फ साथ साथ वाली साइड्स इक्वल होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डायगोनल्स ऑफ काइट आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। जो डायगोनल्स होते हैं AC और जो BD हमारा डायगोनल है, वो इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते। अभी मैंने बताया ना इंटरसेक्ट का मतलब, तो राइट एंगल पर काटते हैं। कैसे? मान लीजिए AC हमारा एक डायगोनल है और BD हमारा दूसरा डायगोनल है, इसने जब काटा तो कौन सा एंगल बनाया? 90 डिग्री पर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इंटरसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर आ जाता है हमारा पॉइंट, वन ऑफ द डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अनदर। मतलब ये है कि एक इसमें ऐसा डायगोनल होता है जो दूसरे डायगोनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करें, सिर्फ एक डायगोनल। वो कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा BD डायगोनल है, BD डायगोनल है, ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है AC को। ठीक है, तभी हमारा AO जो है वो इक्वल टू है OC के। जो BD डायगोनल है उसने क्या किया? AC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया, मतलब 90 डिग्री पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो AC डायगोनल है इसने BD को बाइसेक्ट किया हो, इसने सिर्फ BD को इंटरसेक्ट किया है और BD ने AC को बाइसेक्ट किया। तो यही चीज कही है कि एक डायगोनल इसमें जो है दूसरे डायगोनल का सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दोनों के दोनों नहीं। लास्ट पॉइंट आता है एंगल्स बिटवीन टू अनइक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब दो अनइक्वल साइड्स के बीच के एंगल इक्वल होते हैं। इस चीज को ध्यान से देखिए। अब हमारे यहाँ पर दो इक्वल साइड्स तो कौन कौन सी हैं? AB और BC, ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब अनइक्वल साइड कौन सी है? हमारी AB और AD। ये आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर एक डंडा लगा है, यहाँ दो डंडा लगा है, मतलब है कि ये इसके इक्वल नहीं है। तो AB और AD इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के एंगल जो होगा, और एक हमारी BC और CD इक्वल नहीं है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, और मतलब ये हो गया कि एंगल जो A है वो एंगल हो गया C के इक्वल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, यही कहा गया कि एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड्स, मतलब दो अनइक्वल साइड्स के बीच के एंगल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। अब ये मत कह देना कि जो एंगल B है वो D के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल जो B है उसके जो साथ वाली साइड्स कौन सी हैं? AB और BC, ये दोनों क्या है? इक्वल है। और एंगल जो D है वो कौन सी साइड्स के साथ बना हुआ है? AD और DC के। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगी, सिर्फ अनइक्वल साइड के बीच का एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वाड्रिलेटर का पूरा सेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।